तो कैसे हो बच्चों, आज जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स को जो है शुरू करेंगे। इस सेगमेंट को जो हम लोग 2 लेक्चर में जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों, और उसकी रिएक्शंस को कवर कर लेंगे। यानी हमारा और वाला यानी आपका पसंदीदा जो है माइनक्राफ्ट वाला जो है एरिया जो है हमारा रह जाएगा, और कोरोजन जो है हमारा रह जाएगा। ठीक है ना, उसको हम लोग अगले लेक्चर में PYQ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। केमिस्ट्री का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। बायो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे समाप्त हो चुका है बच्चों। बायो के जनवरी में जो आपको वन शॉट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो किसी भी एलिमेंट को बच्चों मेटल या नॉन मेटल्स के बेसिस पे हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट को हम लोग मेटल या नॉन मेटल्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किए बच्चों, उसके जो है हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे किए बच्चों। तो इस चैप्टर में जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स की हम लोग प्रॉपर्टी और रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसकी पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की। तो अगर आप ये लेक्चर कर रहे हैं बच्चों, तो आप जो है अपने साथ जो है क्या खोल के रखोगे, NCERT खोल के रखोगे। आप NCERT में लिखते चलोगे। ठीक है ना, बोर्ड आने के समय जो है 15-20 दिन पहले आप NCERT पढ़ना। ठीक है ना, ज़्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है, आपको NCERT से सारा कुछ कवर हो जाएगा। जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखवाने की ज़रूरत पड़ी तो आप छोटे छोटे कागज़ में लिख के स्टेपल कर लेना NCERT के किताब में। ठीक है, मेटल्स की बात करें बच्चों, तो आपके कुछ मेटल्स के एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड और जिंक। तो इस पे जो चार्ज होता है बच्चों, तो हम लोग कार्बन कंपाउंड जब कर रहे थे तब वहाँ पे आपको मैं पीरियोडिक टेबल खोल के दिखाया था, वहाँ पे आपको चार्ज भी जो है करना सिखाया था। ठीक है ना, तो आप वो लेक्चर करके आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आयरन पे चार्ज जो होता है बच्चों, आयरन को Fe से करते हैं तो +2 होता है, या फिर कभी कभी +3 होता है। ठीक है ना, किस केस में +3 होगा वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट में शायद, या फर्स्ट चैप्टर में शायद देखेंगे। आ गया बच्चों, अगला जो होता है तुम्हारा कॉपर होता है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज क्या होता है उस पर +2। यानी मेटल जो होता है बच्चों, मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसी तरह नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है मेटल को M से दिखाते हैं, किससे, मेटल को अगर हम लोग M से दिखाते हैं बच्चों, और नॉन मेटल्स को NM से दिखा देते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चों, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नॉन मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं बच्चों, तो उस पर जो चार्ज जो आएगा निगेटिव आएगा। आप बता सकते हैं जो जब आपके एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो क्या बनाते हैं, कटायन या आनायन। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, वो क्या बनाते हैं, कटायन या आनायन। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है ना, क्योंकि आप कार्बन कंपाउंड करते हुए आ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह बच्चों अल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है तुम्हारे, अल्युमिनियम पे जो होता है +3 होता है बच्चों। इसी तरह बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम, अगला जो है मैग्नीशियम। ये सारे चार्ज आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, वैसे भी क्वेश्चन कर करके चार्ज याद हो जाएंगे। मैग्नीशियम पे, सोडियम पे जो चार्ज होता है बच्चों +1 होता है बच्चों। इसी तरह आपका अगला जो है लीड, जिसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इस पर भी चार्ज होता है +2। और आपका जिंक पे चार्ज जो होता है +2 होता है। फुर्दर ये हमारे रिएक्शंस में वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, मेटल्स की बात करें बच्चों, उसके प्योर स्टेट में जो होता है शाइनी सरफेस होता है, और इस प्रॉपर्टी को जो हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। तो लस्टर क्या होता है आपका, मेटल के सॉलिड स्टेट में बच्चों उसके पास शाइनी सरफेस होता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। मेटल जो होता है बच्चों जनरली हार्ड होता है बच्चों। हार्डनेस वेरी करता है मेटल टू मेटल। जरूरी नहीं है सारे मेटल हार्ड होता है, हार्डनेस जो है हर एक मेटल टू मेटल जो है आपका वेरी करता है। ठीक है ना, मेटल जनरली क्या होता है आपके हार्ड होते हैं। आप मेटल को जो है मार मार के थिन शीट में जो है बच्चों बना सकते हो, और इसको जो है प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, आप मेटल को मार मार के थिन शीट में बना दिए बच्चों, बिटन अप इनटू थिन शीट, और इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे बच्चों मेलेबिलिटी। आप जानते हैं बच्चों गोल्ड और आपका सिल्वर जो होता है मोस्ट मेलिएबल जो आपका मेटल्स होता है। ठीक है ना, गोल्ड से भी ज़्यादा आपका मेलेबल जो होता है आपका वो प्लेटिनियम होता है, प्लेटिनियम होता है। ठीक है, आ गया बच्चों एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन। आप मेटल को जो बच्चों थिन वायर्स में अगर कन्वर्ट कर दिया बच्चों, तो इस जो है प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बच्चों डक्टिलिटी। आपको डेफिनेशन सबके याद होने चाहिए। आपका गोल्ड मोस्ट डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल जो आपका होता है ये प्लेटिनियम होता है। कौन होता है, आप बस गोल्ड याद रखना है, आपका NCERT में गोल्ड मेंशन है, इस प्लेटिनियम को भी काट दो। ठीक है ना, आपका सबसे ज़्यादा जो होता है डक्टाइल आपका कौन होता है, वो आपका गोल्ड होता है। आगे चलते हैं,
आगे जो आपको पता होना चाहिए बच्चों मेटल्स के बारे में, मेटल्स के वायर में आप लोग देखते होंगे मेटल्स के वायर में ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो वो कोटिंग किस चीज़ की होती है बच्चों, इसको समझो तुम लोग। ये कोटिंग जो होती है बच्चों पीवीसी की कोटिंग होती है। कहीं ना कहीं आप इसको जान रहे होंगे बच्चों। पीवीसी क्या कहते हैं बच्चों, कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक रबर मटेरियल होता है बच्चों, जिसका जो हम लोग मेटल के ऊपर कवरिंग करते हैं, जिससे अगेन जो है इलेक्ट्रिसिटी अब जा रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बच्चों, तो आपको जो है करंट ना लगे इस वजह से, ठीक है। रबर सब्सटेंस होता है, ये सब एनसीईआरटी में आपके लिखे हैं। आप मेटल को बच्चों ठोक रहे हो, ठीक है ना, मेटल को ठोक रहे हो बच्चों, तो आपको जो है एक साउंड सुनाई देगा बच्चों। उसको इस प्रॉपर्टी के मेटल को जब आप उसको ठोकोगे बच्चों तो साउंड सुनाई देगा बच्चों। इस प्रॉपर्टी को जो हम लोग कहते हैं सोनोरस या सोनोरिसिटी, ठीक है। आगे बच्चों नन मेटल्स की बात करें, नन मेटल्स की। नन मेटल्स जो बच्चों देयर आर वेरी फ्यू नन मेटल्स। मेटल्स की मुकाबले में बात करें बच्चों तो नन मेटल्स आपके पास बहुत कम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ नन मेटल्स का आपको दिया गया है बच्चों, कार्बन। तो कार्बन के बारे में आपको पता चल गया, ना ही कटायन का फॉर्मेशन करता है बच्चों, ना अनायन का फॉर्मेशन करता है। अगेन ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। आ गया बच्चों सल्फर की बात करें बच्चों, और आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी आपके क्या है बच्चों, नन मेटल्स है। अगर चार्ज की बात करें बच्चों, सल्फर पे -2 चार्ज होता है बच्चों, और आपके आयोडीन पे जो होता है बच्चों -1, इसी तरह ऑक्सीजन पे जो आपके -2, ठीक है ना, ये आपके चार्ज होते हैं, ठीक है। आ गया नन मेटल्स जो आपके होते हैं आइदर सॉलिड होते हैं बच्चों और गैस होते हैं। नन मेटल्स आपके जनरली जो होंगे सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, एक्सेप्ट बच्चों ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है आपका, लिक्विड। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। ब्रोमीन क्या होता है आपका, लिक्विड। लेकिन बाकी जो आपके नन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं, सॉलिड या फिर आपके गैस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये आपको चार्ज पता होना चाहिए, अगेन रिएक्शन कराने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों बोला गया है क्लास में डिस्कस करना आपको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। तो आप जो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, आप जो एक क्वेश्चन लिख लो जिसको आप करके आना, डिफरेंशिएट। अभी नोट्स में लिख लेना बच्चों, समय अब नहीं है, ठीक है ना, लेक्चर जो है देखो मत आगे, अभी रुको और अभी लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन, मेटल को एम से लिख रहे हैं और नन मेटल को एन से लिख रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो आगे अब बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ें। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग जो है आपको एलिमेंट को आप जो है मेटल और नॉन मेटल पे सिर्फ आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ के मेटल नॉन मेटल में जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते बच्चों। इसीलिए जो हम लोग को जो है क्यों नहीं कर सकते बच्चों, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, कुछ एक्सेप्शंस है, इसीलिए हम लोग आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। क्या है एक्सेप्शंस बच्चों, सारे मेटल जो है बच्चों एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है बच्चों, सारे मेटल जो आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्या होते हैं बच्चों, सारे मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले मरकरी की, किसकी, मरकरी की, तो मरकरी जो होता है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इसलिए बच्चों हम लोग जो है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को ये नहीं कह सकते हैं तुम मेटल हो या फिर तुम नन मेटल हो, ठीक है ना। क्योंकि सारे मेटल जो आपके मैक्सिमम जो आपके मेटल्स हैं बच्चों, या सारे मेटल्स जो आपके लिक्विड होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट आपके मरकरी को क्या होता है बच्चों, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स के पास जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग। आ गया बच्चों, जनरली मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। लेकिन हम लोग बात करें बच्चों गैलियम की और सीजियम की, इसके पास जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी लो। तो आपके मेटल्स के जो है हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन हम लोग बात करें गैलियम की और सीजियम की, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इस दो मेटल की खासियत है बच्चों, इस दो मेटल को आप अगर आपके पाम में रखे तो पाम ही में ये क्या हो जाएंगे, आपके मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। आयोडीन आपका नन मेटल है एक आपका, लेकिन
क्या होता है, लश्यरस होता है, मतलब आपका शाइनी होता है। कार्बन आपका एक नॉन मेटल है बच्चों, हम लोग जो है कार्बोनिक कंपाउंड में पढ़े बच्चों, और ये जो है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों। और हर एक फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, एलोट्रॉप कह रहे थे। क्या कर रहे थे, एलोट्रॉप। हर एक फॉर्म को हम लोग एलोट्रॉप कह रहे थे। डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का बच्चों, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा। और इसका जो मेल्टिंग और आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है बच्चों। और ग्राफाइट भी एक अनदर फॉर्म है बच्चों कार्बन के एलोट्रॉप का, जो होता है गुड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। आ गया बच्चों अल्काली मेटल, जो होते हैं बच्चों आपके फर्स्ट ग्रुप के मेटल को जो हम लोग अल्काली मेटल कहते हैं बच्चों। अल्काली मेटल जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। अल्काली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बच्चों। इसको आप नाइफ से भी काट सकते हो। किससे काट सकते हो, नाइफ से भी काट सकते हो। इनकी जो डेंसिटी होती है बच्चों और मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इस दोनों चीज़ को भी आप जो है याद करके रखोगे। आगे चलते हैं बच्चों। एलिमेंट को जो है बच्चों हम लोग मोर जो है और अच्छी तरह क्लासिफाई करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कैसे उनके केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ के। सिर्फ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ये बताने में सक्षम नहीं है कि कौन सा आपका एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट आपका नॉन मेटल। हम लोग जो बात कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो मेटल है फिर या फिर नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अकेले जो बता नहीं सकता है कि कौन सा एलिमेंट आपका मेटल, कौन सा नॉन मेटल। इसलिए जो हम लोग धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट आपके नॉन मेटल होते हैं बच्चों, मोस्ट आपके नॉन मेटल कौन सा ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जब आप किसी नॉन मेटल को पानी में डालोगे बच्चों, ज़्यादातर आप नॉन मेटल को पानी में डालोगे तो वो एसिडिक आपके ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह बच्चों आप जो है अधिकतर जो आप अधिकतर मेटल को जो है पानी में डालोगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो आपको ये दोनों ही पता होना चाहिए। जब आपके जो है नॉन मेटल वाटर में जाता है बच्चों, डिजॉल्व होता है, तो वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और आपका मेटल क्या कौन सा ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। इस दोनों चीज़ को भी यहाँ पे जो है मार्क करके रखोगे बच्चों, या फिर साइड में जो है पेंसिल से लिख लोगे। यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा जो आपको एलिमेंट बताना है बच्चों, ऐसा या फिर मेटल बताना है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऊपर देखो मेटल की बात कर रहा है बच्चों, जो आपके इजीली नाइफ से कट सकता है, या आप बताओगे अभी पढ़े हो, सारा कुछ अभी पढ़े हो। बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, मेटल के बारे में बताना है बच्चों, याद रखना। नॉन मेटल के बारे में आपसे नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आप ग्राफाइट वगैरह यहाँ पे चेप के जो है आराम से नहीं निकलोगे, ठीक है। तो पढ़ लो, ऊपर मेटल लिखा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऑप्शन में से ही आपको नॉन मेटल भी दे देगा। तो आपका जो होता है मेलेबल और डक्टिलिटी का जो आपको मीनिंग लिखना है या फिर डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आना है। ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। आगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ से आप क्वेश्चन आता है आपका एक, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्ड इन, जब आप मेटल को एयर में जलाओगे बच्चों तो क्या होगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे बच्चों। मैग्नीशियम बच्चों बर्न होता है एयर में, किसके साथ, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। इस बात को याद रखना, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम रिबन लेके जो एक्टिविटी जो है आपके और क्वेश्चन जो आता है, तो मैग्नीशियम जब जलता है बच्चों किसके साथ, एयर के साथ, तो वो किसके साथ जलता है, डेजलिंग फ्लेम। एयर में किसके साथ जल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपका Mg, मैग्नीशियम Mg से करते हैं, और आप जला रहे हो, कंबशन करा रहे हो बच्चों, O2 आपका आपका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, MgO। MgO आप रिएक्शन कराना चाहते हो, आपको याद ही नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना बच्चों, +2, और आपके ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -2। कितना चार्ज बच्चों, -2। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इस वजह से O2 यहाँ पे लिखा गया है। रिएक्शन होगा बच्चों, ये नीचे आ जाता है इसके पास, ये इसके पास, तो आप सीधे याद रखोगे Mg2 बच्चों, और आपका O2, ठीक है। ये आपके चार्ज होते हैं। क्या होगा बच्चों, और इसका 2 अलग से, ठीक है। इस 2 से ये 2 गया बच्चों, तो ये आपका MgO2 बन जाता है, ठीक है, या फिर MgO आपका बन जाता है। ये रिएक्शन आप आगे धीरे धीरे करोगे तो बच्चों आपको आते जाएगा। इसी तरह बच्चों ऑलमोस्ट आपका हर मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, मेटल बनाता है। तो आप साइड में लिखोगे, M से मेटल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मेटल को आप किसके साथ करोगे, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो आपका क्या बनेगा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका
मेटल का ऑक्साइड बनेगा, MO2 बनेगा। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल यहाँ लिया गया है बच्चों, कॉपर को हीट किया एयर में, एयर में किसके साथ वो जाके कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बच्चों, और आपका कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा बच्चों। कॉपर 2 यहाँ पे कुछ और नहीं है, ये जो है IUPAC नोमेनक्लेचर है बच्चों, तो उसका नामकरण जो है इस हिसाब से किया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लैक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, यानी कॉपर को आप किसके साथ जला रहे हो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, ठीक है ना, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो O2, ठीक है, आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, तो कॉपर पे जो आपका चार्ज होता था आप आराम से करा लो, कॉपर पे +2, ऑक्सीजन पे -2, +2 -2 कैंसिल, ठीक है ना, आप लिखो यहाँ पे, लिख लो सबसे अच्छा, +2 ऑक्सीजन पे -2, ठीक है ना। तो क्या हो गया बच्चों, ये दोनों क्या होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका C2 और आपका O2 बनेगा बच्चों, ये दोनों कट जाएगा, आपका CuO का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कॉपर वाला रिएक्शन आराम से निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह सारा रिएक्शन आपका निकलते जाएगा। इसी तरह बच्चों अल्यूमिनियम जो है फॉर्म करता है अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपके पास अल्यूमिनियम है बच्चों, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैं यहाँ पे सिर्फ O लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ। तो अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन हो क्या होगा बच्चों, अल्यूमिनियम पे चार्ज होता था +3, ऑक्सीजन पे जो होता था -2, ठीक है ना। तो आप बताओ, अल्युमिनियम के पास 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 चला जाएगा, ये आपका रिएक्शन होता है बच्चों। और आप यहाँ पे खोल के देखो बच्चों, यहाँ पे वही रिएक्शन आपका हुआ है, बाकी आपका बैलेंसिंग यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग वाले हिस्से को जो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 हम लोग जब देखेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन वाला, ठीक है ना, तो वहाँ से हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, उसके बाद ही बैलेंसिंग को छेड़ेंगे। बाकी आपको बैलेंसिंग आता होगा तो आप रिएक्शन एक एक रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब CBSE में आपसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शंस, ठीक है ना। आपसे फोटोसिंथेसिस में पूछा जाता है बैलेंस करो रिएक्शन को, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट रटा हुआ है तब तो आपको कोई दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बच्चों, आगे क्या है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है नेचर में। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है नेचर में, इस चीज़ को भी याद रखना। सम मेटल जो ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, जैसे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, देखो मेटल का ऑक्साइड वैसे तो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, तुम लिख लेना, ठीक है, नोट्स में नहीं, NCERT में लिखो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेकिन बात करें बच्चों अल्युमिनियम की और जिंक की, अल्युमिनियम और जिंक की रिएक्शन कैसे कराओगे बच्चों, जिंक का भी रिएक्शन करा ही देते हैं। जिंक है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास पड़ा हुआ ऑक्सीजन है O2। जिंक पे कितना चार्ज होता था बच्चों, +2, ऑक्सीजन पे कितना होता था -2, दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी +2 -2 है, तुम तो ऐसे ही देखो सर दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना, दोनों कैंसिल हो गया, तुम्हारा ZnO का फॉर्मेशन हो जाता था, ZnO का तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाता था। ये तुम्हारा रिएक्शन हुआ किसका, जिंक और ऑक्सीजन का। सारे आपके मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, लेकिन आपके अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड बन रहा है, अल्युमिनियम का रिएक्शन ऊपर ही करें, जिंक का भी हम लोग करा दिए, वो जो होता है तुम्हारा बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है बच्चों, और बेसिक भी बिहेवियर का होता है, ठीक है ना। और ऐसे ऑक्साइड बच्चों जो कि बेसिक भी हो या फिर आपके एसिडिक भी हो नेचर में, ऐसे ऑक्साइड को जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। कैसे, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑक्साइड, यहाँ लिखा है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखना ये PYQ में आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, PYQ में, रिसेंट PYQ में 2 बार आपसे पूछा जा चुका है, रिसेंट मतलब 7 साल का ले लो, ठीक है। आगे आओ बच्चों, आपका जो है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अल्युमिनियम का दिया है, ठीक है ना। अल्युमिनियम एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन देखो बच्चों, अल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है बच्चों आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों तुम्हारा AlCl3 बनता है और तुम्हारा वाटर बनता है। इसी तरह अगर अल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है तुम्हारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तुम्हारा सोडियम अल्यूमिनेट और वाटर बनता है। अगर तुमको रिएक्शन कराने की इच्छा हो रही है बच्चों, किसकी रिएक्शन कराने की इच्छा हो रही है, तो Al2O3 तुम्हारा, ठीक है, और NaOH। NaOH जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे, NaOH की बात करें तो Na+ और OH- होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे जो है OH- दिख रहा है, तो ये दोनों जाके क्या बना लेगा बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ से चुरा के वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा बच्चों। और तुम्हारे Al2 क्या, तुम्हारा Al2 और तुम्हारा O2 बच गया बच्चों, और यहाँ से सोडियम आके यहाँ पे चिपक गया बच्चों, और नाम तुम क्या दोगे, सोडियम अल्यूमिनेट। तो इस तरह से तुम रिएक्शन करा सकते हो। ज़्यादा तेज हो रहा हो तो
0.25 पे तुम लोग जो है लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरह से तुम लोग करा सकते हो। आ गया तुम्हारे मोस्टली जो होते हैं मेटल के ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर, मोस्टली आपके मेटल के ऑक्साइड। सबसे पहली बात तुम्हारे मोस्टली मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट आपका एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। ऑक्साइड में एम्फोटेरिक कहने का मतलब क्या है, बोथ आपके बेसिक भी होते हैं और आपके एसिडिक भी होते हैं। आगे इसी तरह आपको बोला कि मोस्टली जो होता है मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एनसीईआरटी पढ़ना एग्जाम से पहले भी। लेकिन कुछ जो होते हैं बच्चों डिजॉल्व होते हैं वाटर में, जो होते हैं इंसॉल्युबल, ज़्यादा आपके इंसॉल्युबल, लेकिन कुछ आपके डिजॉल्व होते हैं वाटर में और अल्काली बनाते हैं। अल्काली क्या होता है बच्चों, आपके अल्कालीज जो होता है आपके बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस को अल्काली कहते हैं। तो आपके बेस बना लेते हैं, जो ज़्यादातर आपके वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन जो कुछ आपके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, वो क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं वाटर में। तो आपके पास क्या सोडियम का ऑक्साइड है, क्या ऑक्साइड की बात हो रही है बच्चों, तो सोडियम का ऑक्साइड है बच्चों। सोडियम का ऑक्साइड बना सकते हो। देखो पहले सोडियम का रिएक्शन करो, रिएक्शन सीख लो। आपके पास सोडियम था शुरुआत में, क्या था सोडियम, और आपके पास क्या था O2, ठीक है। O2 पे जो चार्ज होता था बच्चों, वो जो -2 होता था, सोडियम पे +1। तुमको मालूम है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये Na2 और O के पास 1 चला जाएगा, तो Na2O बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका बना है, वही चीज़ जो आपका यहाँ पर बना है, ठीक है, वही चीज़ जो आपका यहाँ पर बना है। तो आगे हम लोग रिएक्शन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, तो आपका Na यहीं पे कर लेते हैं। आपका Na2 का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, H2O। तो आपका जब H2O टूटता है बच्चों, तो ये जो होता है OH माइनस और H+ में टूटता है, ठीक है ना। किस में टूटता है, OH माइनस और H+ में। इसी तरह अगर तुम सोडियम को तोड़ोगे बच्चों, सोडियम टूटेगा तुम्हारा Na+ में और तुम्हारा O2 माइनस में टूटेगा बच्चों। O2 माइनस में ये प्लस वाला जाके इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों मिलकर वाटर बना लेगा। तो रिएक्शन जब जो होगा तुम्हारे पास क्या बना, NaOH बच्चों, और तुम्हारा क्या बन जाएगा साथ में H2O, ठीक है ना। तो H2O में तो खुद है ही तुम्हारा NaOH का फॉर्मेशन हो गया, एक्वस स्टेट में बना है, एक वाटर, ठीक है। आगे आओ, इसी तरह K2O का भी तुम लोग रिएक्शन करा लोगे, ठीक है। अगर तुमसे नहीं होता है, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं होता है, तुम कमेंट में जो है लिखना सर हमसे नीचे वाला रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लिखना बच्चों, इतने भी कमज़ोर नहीं होगा कि इतना छोटा छोटा चीज़ जो आपसे ना हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पोटेशियम, सर पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, तो मैंने बताया फर्स्ट ग्रुप वाले सब पे कितना होता है, चार्ज होता है +1, के पे कितना होगा +1, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे -2, तो ये यहाँ पे आ जा K2O बन गया, टूटेगा फिर कैसे, K+ और O2 माइनस में कैसे टूटेगा, K+ और O2 माइनस में टूटेगा बच्चों। फिर यहाँ से तुम्हारा OH माइनस, तो KOH बन गया, OH माइनस वाला आके K+ पे जुड़ जाएगा, KOH का फॉर्मेशन। एक्वस पानी में बन रहा है, एक्वस बनेगा, ठीक है। आ गया इसी तरह, आ गया बच्चों। बच्चों सारे मेटल जो था, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। सारे मेटल जो है ऑक्सीजन से सेम रेट से क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों। डिफरेंट मेटल अपना डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाता है बच्चों ऑक्सीजन के टुवार्ड। जैसे कि आपका पोटेशियम और सोडियम जो है बच्चों, बहुत तेज़ी से जो है फायर, सोडियम और पोटेशियम को खुले में नहीं ले, बहुत एक्सपेरिमेंट देखे होगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम को खुले में नहीं ले सकते बच्चों, तुरंत आग को जो है कैच कर लेता है। इसलिए बच्चों उसको जो हम लोग जो है एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए बच्चों इसको हम लोग केरोसिन में बताते हैं। तो ये तुम लोग जो है छोटे छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बच्चों, सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट, ठीक है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो बच्चों क्या बोला आपको, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो बच्चों जो मेटल के सरफेस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया बच्चों, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया बच्चों, उसको जो है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से जो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी टेम्परेचर बच्चा आपके जैसे रूम टेम्परेचर आपके छत पे है, ठीक है ना, क्या है आपके पास एल्यूमिनियम है बच्चों, जिंक है और लीड है। इसको जब हम थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से क्या कर देते हैं बच्चों, सरफेस को, क्या लिखा होगा अंग्रेजी, तो सीधे समझो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं बच्चों, तो ये लोग बहुत तेज रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो जो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इस वजह से जो हम लोग जो ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है बच्चों, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड क्या करता है बच्चों, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन से
आपको बचाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के जुड़ना जुड़ना और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चों। आयरन जो बच्चों, आयरन जो है डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को अगर हीट करोगे, Fe आयरन से हीट करोगे बच्चों, तो वो आपका नहीं जलेगा बच्चों। लेकिन आयरन आयरन के फीलिंग्स के बच्चों, नेल आयरन नेल्स बच्चों, छोटा छोटा आयरन का फीलिंग्स लोगे बच्चों पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो जो है बहुत तेज़ी से जल जाता है बच्चों। और जो है बर्नर के सामने रखो तो बहुत तेज़ी से जल जाता है। इसको बस दिमाग में रखना बच्चों। आयरन पे और कॉपर पे जो है क्वेश्चन करेंगे, एक्टिविटी का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको बोर्ड में जो है हमेशा देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा वहाँ पे नॉलेज है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला नॉलेज है और रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। कॉपर जो है बच्चों जलता नहीं है बच्चों, डू नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड से, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं बच्चों। सिल्वर और गोल्ड जो है बच्चों रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इस चीज़ को भी भेजे में बैठा के रखोगे बच्चों। इस डब्बे को खुद से देखोगे, इस डब्बे में कुछ बात मैं आपको बता रहा हूँ। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस। एनोडाइजिंग कौन सा प्रोसेस है, जिसमें थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड चलाते हैं थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम का ऑक्साइड का थिक लेयर हम लोग चलाते हैं किस पे, अल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन। अल्यूमिनियम जो होता है थिन ऑक्साइड लेयर बना लेता है जब वो जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है बच्चों। इसलिए जो है थिक लेयर ऑफ अल्यूमिनियम का जो हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, उस पर कोटिंग चढ़ा देते हैं। अल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं बच्चों। दिस अल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर ऑक्सीडन फर्दर कोरोजन। तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो हम लोग ऊपर से परत चढ़ाते हैं बच्चों अल्यूमिनियम के, ये फर्दर तुमको कोरोजन से या फिर फर्दर अल्यूमिनियम को ऑक्साइड होने से बचा देगा, ठीक है ना। तो आगे का जो है तुम लोग देख लेना कैसे अट्रैक्टिव फिनिशिंग जो उसमें आता है। आगे बच्चों सोडियम की बात करें, सोडियम जो आपका सबसे रिएक्टिव जो आपका मेटल है बच्चों, जो भी हम लोग सैंपल अभी तक देखे हैं उसमें सबसे रिएक्टिव मेटल है बच्चों। बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर लीड। तो ऑक्सीजन में जला जला के जो हमको जो है ये नहीं पता चलता है बच्चों, क्या नहीं पता चलता है, किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी, किसी भी एलिमेंट का हम लोग को रिएक्टिव कौन कितना रिएक्टिव है। अलग अलग एलिमेंट पर हम लोग बच्चों अलग अलग मेटल पर है, ठीक है ना। एलिमेंट ही है, सारे मेटल क्या है आपके एलिमेंट ही है बच्चों। तो आपके अलग अलग एलिमेंट के बारे में जो आपको रिएक्टिविटी का जो ऑक्सीजन में जिसके प्रेजेंस में आ रहे बच्चों, कंबशन करा रहे हो बच्चों, तो आपको उससे पता नहीं चल रहा है कौन कितना रिएक्टिव है, ठीक है ना। इसके लिए एनसीईआरटी एक एक्टिविटी करेगी बच्चों, तो एक्टिविटी का कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आओ, सारा कुछ जो है क्रिस्प फॉर्म में जो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी आपसे आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। आगे आओ, आपका क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है सॉल्यूबल होता है वाटर में। मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो आपका मेटल का ऑक्साइड को बच्चों, मेटल के ऑक्साइड को MO लिखते हैं बच्चों, MO2 लिखते हैं, ठीक है। या फिर MO लिखो। मेटल के ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे बच्चों, तो ये क्या बना देगा बच्चों, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड OH, ठीक है ना। मेटल को के ऑक्साइड को हम लोग किस में डालें बच्चों, वाटर में डालेंगे तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। यही यहाँ पर लिखा गया है। मेटल का वाटर से रिएक्शन कराओगे बच्चों तो क्या बने, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा। इसी तरह अगर मेटल के ऑक्साइड का वाटर से रिएक्ट कराओगे तो मेटल आपका हाइड्रो ऑक्साइड बने। तो एनसीईआरटी पढ़ लो, मेटल ऑक्साइड डेट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे मेटल आपके वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आपके मेटल लाइक आपका पोटेशियम सोडियम, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो आपका बहुत तेजी से रिएक्शन कौन करता है, पोटेशियम और सोडियम, कौन से वाटर से, कोल्ड वाटर से। ये भी चीज़ याद रखना। और जो रिएक्शन होता है बच्चों एक्सोथर्मिक होता है बच्चों। एक्सोथर्मिक बहुत सारा आपका हीट एंड लाइट एनर्जी आपका निकलेगा, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम के केस में बच्चों क्या होता है, रिएक्शन इतना वॉयलेंट होता है बच्चों, इतना वॉयलेंट होता है, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक होता है बच्चों कि जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे आपका निकलेगा, वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा बच्चों, वो तुरंत जो है इमीडिएट जो है आपका आग जो है उसमें लग जाएगी, ठीक है ना, तुरंत कैच कर लेगा वो फायर को। अगर आप कराओगे पोटेशियम, पोटेशियम को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से करते हैं, ये वाला रिएक्शन आपका। और आप सोडियम को पोटेशियम का किससे कराओगे बच्चों, रिएक्शन किससे है, वाटर से। पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम है, ठीक है ना। पोटेशियम का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बच्चों आप, वाटर के साथ करा रहे हो। पोटेशियम जो होता है आपका, पोटेशियम की बात करें, छोटे छोटे लिखते हैं।
पोटेशियम की बात करें बच्चों, तो पोटेशियम प्लस H2 का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। और इस पर जो चार्ज होता है K प्लस, तो ये प्लस वाला जो है इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, और जो प्रोडक्ट बनेगा ये KOH बनेगा। और साथ में ये हाइड्रोजन बचा बच्चों, ये बाजू से एक हाइड्रोजन चुरा के H2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है। इसी तरह सोडियम वाला रिएक्शन भी बच्चों, सोडियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसी तरह आप कॉपी में लिखो, आपके पास H प्लस और OH माइनस होगा बच्चों। सोडियम पे कितना चार्ज, प्लस होता है बच्चों, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा, तो आपका क्या बन गया, NaOH बन गया बच्चों। और आपका हाइड्रोजन ये वाला जो बचा ये H2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा बच्चों। तो यही लिखा हुआ है आपका, तुरंत फायर कर लेगा, जो हाइड्रोजन जो निकलेगा बच्चों ये तुरंत कैचेस फायर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके याद रखना। तो ये दोनों रिएक्शन हमारा समाप्त हो गया। रिएक्शन जो होगा आपका सोडियम का और आपका पोटेशियम का, ये जो होगा एक्सोथर्मिक होगा, ये भी याद रखना, MCQ में आपको घुमा के दिया जाता है। लेकिन बात करें बच्चों हम लोग कैल्शियम के रिएक्शन की, कैल्शियम का भी चार्ज लिखो। कैल्शियम पे जो चार्ज होता है बच्चों, कैल्शियम को Ca से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज होता है Ca पे +2 चार्ज होता है, 2 आपका इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, ठीक है ना। क्या है ये, मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, यानी क्या है, मेटल है बच्चों। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम जो होता है वाटर में लेस वॉलेंट होता है, ठीक है। जो हीट इवॉल्व होता है बच्चों ये सफिशिएंट नहीं होता है कि हाइड्रोजन, तो आपका जो पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन था उसमें जो है इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन था बच्चों, और उसमें इतना हीट एंड लाइट निकला बच्चों, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे निकल रहा था बच्चों तुरंत कैच फायर कर रहा था, ठीक ना, फायर को कैच कर रहा था। इसी तरह अगर बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो रिएक्शन वाटर से होता है वो ज़्यादा वॉलेंट नहीं होता बच्चों, और ज़्यादा हीट एंड लाइट आपका नहीं निकलता है। इस वजह से बच्चों जो होता है आपका हाइड्रोजन जो वहाँ पे निकला, वहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलेगा, वो तुरंत फायर को कैच नहीं करता है। रिएक्शन कराना चाहोगे, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, और तुम वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, तुमको मालूम है वाटर किस में, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा, तुम्हारा क्या CaOH2, और तुम्हारा H प्लस जो है रिलीज हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर 2 यहाँ पे नीचे कैसे आया, तुमको मालूम है ये चार्ज कैल्शियम का चार्ज इसके पास आएगा, इस माइनस का चार्ज इसके पास आएगा, तो Ca के नीचे तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, 1 को तो रिप्रेजेंट नहीं करोगे, और OH के पास कैल्शियम का चार्ज चला जाएगा तो OH2, तो इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत तुमको नहीं है, ठीक है। रिएक्शन करा लोगे, ठीक है ना। तुमको क्या याद रखना है, लैंग्वेज याद रखना है, ठीक है ना, कहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज यूज होगा। वैसे भी क्वेश्चन से जो हम लोग ये सारे लैंग्वेज को निपटा लेंगे, ठीक है। कैल्शियम जो स्टार्ट करने लगता है बच्चों फ्लोटिंग, किस वजह से कि बबल वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होता है, ठीक है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है तुरंत जल नहीं गया। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर में, याद रखना, मैग्नीशियम डू नॉट बर्न इन कोल्ड वाटर, इट मतलब कोल्ड वाटर में रिएक्ट, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर, लेकिन वो जो है बच्चों किस वाटर में रिएक्ट कर लेता है, हॉट वाटर में रिएक्ट कर लेता है, और तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है बच्चों, और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो तुम्हारा मेटल का जब किसके साथ रिएक्शन होता है, वाटर के साथ, मेटल का M से मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है बच्चों, तुमको मालूम है कि मेटल का क्या बनता है बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, MOH, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। इस चीज़ को तुम लोग भेजे में बैठा के रखे हो बच्चों, ऊपर ही बताया था इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग किसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो तुम्हारा मैग्नीशियम के केस में भी जो है तो बबल बनता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, और उसके सरफेस पे जो है वो स्टिक हो जाता है, ठीक है ना। आ गया मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना चाहोगे अब तुम लोग, मैग्नीशियम का भी रिएक्शन कर लो, NCERT में दिया तो। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, +2 बच्चों। मैग्नीशियम का किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O के साथ। यहाँ से जो तुम्हारा आएगा बच्चों H प्लस और OH माइनस, यहाँ से Mg+2 है, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो MgOH बनेगा। तो Mg का चार्ज इसके पास आएगा OH के पास, तो OH को OH2 हो गया बच्चों, और तुम्हारा इसका चार्ज इसके पास, तो 1 को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, लिबरेट कर गया, ऊपर एरो दिखाने का मतलब हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। आ गया बच्चों। लेकिन ऐसे मेटल की बात करें, एल्यूमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ, याद रखोगे आपका एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ठीक है ना, एकदम लिख के रखना हेडर पे, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो है रिएक्ट नहीं करता तुम्हारे, ना ही कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से करेगा बच्चों, लेकिन ये किससे रिएक्ट कर लेता है, स्टीम से, किससे, स्टीम से। तो एक चीज़ तुम देखना, अभी तक जो हम लोग रिएक्शन कर रहे थे ना मेटल का और तुम्हारा वाटर का, तो वहाँ पे तुम्हारा वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, देखो यहाँ पे L है लिक्विड फॉर्म, देखो यहाँ भी लिक्विड है, तो इस चीज़ को भी तुम लोग याद रखोगे। तो आपका जो है
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो रिएक्शन हुआ वहाँ पे वाटर किस फॉर्म में था, आपके लिक्विड फॉर्म में हम लोग करें। लेकिन जब हम लोग अल्युमिनियम, आयरन, जिंक की बात करेंगे बच्चों, तो आपके कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। किससे करता है, वाटर के स्टीम से। तो यहाँ पे जो हम लोग वाटर लिए हैं और उसको जो ब्रैकेट में दिए हैं तो गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना, स्टीम एक वाटर के गैसियस फॉर्म में। तो इस चीज़ को फिर रिएक्शन में जब टिक मारने जाओगे ना, तो वहाँ पे देखना कि किसमें गैसियस फॉर्म में, जहाँ तुम्हारा क्या आ गया, अल्युमिनियम आ गया, आयरन आ गया, जिंक तुमसे वैसे अल्युमिनियम और आयरन तुमसे बोर्ड में दिया रहेगा, ठीक है ना। तुम देखोगे तो रिएक्शन जब वाटर से हुआ तो वाटर तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, सेम ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं होगा बच्चों, तुम गलत हो गए। वहाँ पे एक में गैसियस फॉर्म में होगा, एक लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये तुम्हारा रिएक्ट स्टीम वाटर से करता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है बच्चों और हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। आ गया, एल्युमिनियम का वाटर से रिएक्शन कराए, Al2O3 बना और तुम्हारा हाइड्रोजन रिलीज हो गया। इसी तरह आयरन का H2O से कराए बच्चों, तो ये तुम्हारा बन गया। इसका जो बैलेंसिंग वगैरह जो हम लोग इसको फिर से देखेंगे कहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे वहाँ पे जो इसको समाप्त कर लेंगे। तो इस दोनों चीज़ को जो है टिक मार के रखना, ठीक है। आगे मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तुम्हारा लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, किससे रिएक्ट नहीं करता है, वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। आगे आओ, क्या तुम लीड का चार्ज बता सकते हो, लीड को किससे रिप्रेजेंट करे थे हम लोग, +2। कॉपर का बता सकते हो, Cu सर +2, ठीक है ना, 2 है ये, ठीक है। आगे आओ, व्हाट हैपन व्हेन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं। हम लोग जो है एसिड एंड बेस एंड साल्ट में जो है इसको जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मेटल रिएक्ट करता है तुम्हारे एसिड के साथ तो तुमको सॉल्ट मिलता है और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हम लोग जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट जब करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर करेंगे, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे, वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे समय देने से कोई मतलब नहीं बनता। आगे आओ, ठीक है ना। तो रिएक्ट करता है तो मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो एसिड बेस एंड साल्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। आगे आओ, तो ये वाला जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। देखो इस एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं दिया है तुम्हारा बच्चों। तुमको इक्वेशन लिखना है रिएक्शन का, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारा क्या होता है बच्चों, HCl, ठीक है ना, HCl, और ब्रैकेट में तुम्हारा डाइल्यूट लिखा रहेगा, DIL लिखा रहेगा, फिर पूरा डाइल्यूट लिखा रहेगा। किसका किसका रिएक्शन तुमको कराना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को तुम लोग लिखो Mg+2, अल्यूमिनियम Al+3, जिंक Zn+2, ये सब तो आना चाहिए, और आयरन का Fe+2, ठीक है ना। रिएक्शन हम ही करा देते हैं, लो हम ही रिएक्शन के साथ कराना है, HCl के साथ। तुम्हारा पहला क्या था, Fe के साथ करा दो, Fe को चार्ज +2, तो बस HCl से रिएक्शन करा रहे हो, तो HCl किस में टूटेगा, H+ में, और Cl- में टूटेगा। इस चीज़ को याद रखो, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ होता है, तुम्हारा Fe इसका चार्ज Cl के पास जाएगा, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकला, यहाँ पे नहीं लिखा, हाइड्रोजन गैस तुम्हारा निकलेगा। इसी तरह तुम मैग्नीशियम का भी करा सकते हो, Mg+2, और आपका HCl। अब तुमको पता चल गया किससे का, तुम्हारा MgCl2 बनेगा बच्चों, और तुम्हारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन तुम लोग कराओगे HCl तोड़ के। आ गया, अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के रिएक्शन HCl से Al+3, तुम्हारा AlCl3, ठीक है ना, इसका चार्ज Cl के पास आ जाएगा और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। H2 लिखो, हाइड्रोजन को HH लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। आ गया, इसी तरह तुम्हारा जिंक बच गया ना, जिंक प्लस HCl क्या होगा तुम्हारा, ZnCl2 बन जाएगा, इस पर +2 चार्ज होता है और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। आ गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा बच्चों, किसमें, जब मेटल का रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ, HNO3, ठीक है ना। इसका लैंग्वेज तुमको बस पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तुम्हारा, तो हाइड्रोजन गैस का क्या नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो तुम्हारा एग्जामिनर पूछेगा व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है, और तुम्हारा क्या, HNO3 भी एक एसिड है। लेकिन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हो रहा है बच्चों, तो वहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो बोर्ड वाला पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट, तुम्हारा HC, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ डाइल, तुम्हारा
कौन सा है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 कहते हैं, ठीक है ना। तो तुमको बोलेगा अब इसको जो है आप जस्टिफाई कीजिए। तुम क्या लिखोगे, तुमको आंसर भी है NCERT में दिया गया है, क्या दिया गया है, इस चीज़ को इसी तरह तुम लोग मार्क करके रखना। हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एडिशन ऑफ आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है बच्चों, वाटर बना देता है। क्या बना देता है, वाटर, और खुद को जो है रिड्यूस कर लेता है बच्चों, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है बच्चों। किस फॉर्म में बना सकता है, N2O, NO और NO2 के फॉर्म में बन जाता है। लेकिन बच्चों मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ बच्चों, और आपका H2 गैस लिबरेट करता है, या फिर इवॉल्व होता है, या फिर रिलीज होता है। तीनों एक ही बात है, लिबरेट, इवॉल्व और आपका रिलीज, ठीक है ना। तो आपकी बात क्या की है, जब मेटल का रिएक्शन होगा बच्चों किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H2 गैस लिबरेट होगा बच्चों। लेकिन जब तुम नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो आपका H2 गैस नहीं होगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, और वो क्या बना लेता है, आपका वाटर बना लेता है। आंसर खत्म। आ गया बच्चों। लेकिन आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज बच्चों, मैंगनीज Mn से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो आपका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन शो करता है बच्चों, और आपका हाइड्रोजन गैस उसमें लिबरेट कर जाता है, ठीक है। आ गया। यहाँ से आप तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे MCQ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स की बात करें तो आपका बबल सबसे तेज किस में बनेगा बच्चों, तुम्हारे पास तीन चीज़ है, चार चीज़ है। तुम्हारे पास मैग्नीशियम है बच्चों, तुम्हारे पास अल्युमिनियम है बच्चों, और तुम्हारे पास जिंक है, और तुम्हारे पास आयरन है। तो तुम्हारा बबल किस में बनेगा सबसे ज़्यादा, तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा बबल बनेगा मैग्नीशियम में, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा बबल किस में बना बच्चों, तुम्हारा मैग्नीशियम में बना। और रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक सबसे ज़्यादा हीट निकल रहा है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक किस में है बच्चों, द रिएक्शन वाज ऑल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। तो मोस्ट एक्सोथर्मिक किसके केस में बच्चों, तुम्हारा मैग्नीशियम के केस में। और बबल सबसे ज़्यादा किस में निकल रहा है बच्चों, मैग्नीशियम, ठीक है ना। हीट एंड लाइट सबसे ज़्यादा निकल रहा है, और बबल भी सबसे ज़्यादा। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तुम्हारा मैग्नीशियम है, ठीक है ना। उसके बाद जो तुम्हारा रिएक्टिव है बच्चों अल्युमिनियम है, उसके बाद तुम्हारा रिएक्टिव जिंक, जिंक के बाद तुम्हारा रिएक्टिव तुम्हारा आयरन, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को याद रखना। तो सबसे ज़्यादा बबल किस में निकला, मैग्नीशियम के केस में निकलेगा बच्चों। एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना। और तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम होगा बच्चों। और तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें बच्चों, ऑर्डर की बात करें, तुमको डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर देगा। तुमको याद रखना मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। बस इस चीज़ को याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट सेगमेंट डाल लेना बच्चों। कॉपर तुम्हारा रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता। इस चीज़ को भी याद रखना। नो रिएक्शन एग्जाम में दे दिया कहीं पे क्वेश्चन में घुसा के कि इसके साथ, तो तुम लिखोगे नो रिएक्शन ऑकर, ठीक है ना। आ गया। अब क्या होगा, जब मेटल रिएक्ट करेगा तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, अदर मेटल साल्ट के सॉल्यूशन के साथ मेटल ही को रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो क्या होगा। तो याद रखना यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, यही इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 3.12 से। तो इस एक्टिविटी में क्या करता है बच्चों, एक क्लीन वायर लिया है, कहाँ तक एक्टिविटी है तुम्हारा, ठीक है। इस एक्टिविटी को तो करना बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हारे पास क्लीन वायर लिया बच्चों, कॉपर, और क्लीन वायर ऑफ कॉपर लिया, तुम्हारा आयरन का नेल लिया, आयरन Fe, ठीक है। चार्ज होगा +2, कॉपर लिखो तुम चार्ज Cu+2। और तुमको कॉपर को जो है सोल्यूशन में डाला किसके, आयरन सल्फेट को, कॉपर को यानी रिएक्शन कराया कॉपर का आयरन सल्फेट, क्या होता है FeSO4, ठीक है ना, FeSO4, ठीक है ना। ऊपर जो है इसके पास -2 होता है, इसके पास भी जो होता है तुम्हारा +2 होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इतना जिसको आता होगा वो समझ रहा होगा, ठीक है। तो बस क्या, कैल्शियम, तो तुम्हारा कहाँ डाला ये, आयरन सल्फेट में डाला, ठीक है, कॉपर को, एंड आयरन सल्फेट को तुम्हारा, और तुम्हारा एंड आयरन, आयरन के नेल को किस में डाला बच्चों, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, ठीक है ना। एक और 20 मिनट के बाद तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, तो आ गया आगे क्वेश्चन देखो। यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा किस टेस्ट ट्यूब में बच्चों रिएक्शन होगा, किस टेस्ट ट्यूब में
रिएक्शन होगा, ठीक है ना। आगे रिएक्टिविटी सीरीज बोलेगा, ये तुम्हारा एक्टिविटी कराने के बाद तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में एनसीईआरटी चली जाएगी। तो रिएक्शन किस में होगा बच्चों, तुम लोग जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 21, कहीं ना कहीं तो पढ़े ही हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री के, तो इसमें क्या होगा, तो तुम्हारा आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, केमिकल में, किससे, कॉपर से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्या पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट में, हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेसर रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये खुद लेसर रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, ये हायर आपका रिएक्टिव एलिमेंट है, एक लेसर एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा नहीं सकता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन आपका नहीं होगा, बोर्ड में भी लिख के आना। लेकिन आयरन एक कॉपर से ज़्यादा हायर रिएक्टिव आपका एलिमेंट है या फिर मेटल है बच्चों, तो ये आपको कॉपर को हटा देगा बच्चों और खुद FeSO4 का सॉल्यूशन बना देगा बच्चों, और तुम्हारा कॉपर निकल के चला जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हारा होगा बच्चों। फिर तुमसे रिएक्शन में कलर पूछेगा, एक MCQ भी है, जब कराऊंगा तो बताऊंगा। MCQ बच्चों, तो ये ब्लू से जो है तुम्हारा ग्रीन कलर का हो जाता है, किससे, ब्लू से ग्रीन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हायर रिएक्टिव से आपका लेसर रिएक्टिव, हायर रिएक्टिव एलिमेंट तुम्हारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट में जो है को जो है हटा देता है, लात मार के भगा देता है, ठीक है। आ गया, तुम किस बेसिस पे कर रहे हो बच्चों कि रिएक्शन एक्चुअली तुम्हारा हुआ है, कलर चेंज हो गया बच्चों, एक रिएक्शन में क्या हुआ तुम्हारा, कलर चेंज हो गया, ब्लू से जो है ग्रीन हो गया, ठीक है ना। किससे, कौन सा कलर था तुम्हारा, ब्लू से जो बच्चों ग्रीन हो गया, तो इस बेसिस पे तुम लोग बता रहे हो कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, लिख लो, बहुत आता है ये आपके बोर्ड में, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस इन केस ऑफ, जब आयरन नेल को तुम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें। बैलेंस केमिकल लिखे, देखो यहाँ लिखा है ना, फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन ऊपर कराया उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन तुमको कराना है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग करा सकते हो, ये तुम लोग करा सकते हो, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल, तो यहाँ पे कितना Fe, तो इसको जो तुम लोग आराम से करना कहाँ पे, पहले चैप्टर में, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, यहाँ पे करके समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, समय ज़्यादा हो गया लेक्चर लेने में। आ गया, किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, तो इस रिएक्शन को तुम लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, तो ये बोर्ड में यही पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे इसलिए टिक मारा होगा तुम्हारा इम्पोर्टेंट, हाँ पिछले पेज में इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। आ गया, इसके बाद बच्चों रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है बच्चों लेस रिएक्टिव एलिमेंट में फ्रॉम देयर कंपाउंड और सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है ना। हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देखें कि बच्चों हर एक मेटल जो इक्वल नहीं होता है रिएक्टिविटी में बच्चों, तो वी check the reactivity of various metal with oxygen, water and acid, but all metal do not react with these reagent, so we were able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of reactivity displacement रिएक्शन इन, ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज दिया बच्चों, मेटल ए को जो, अगर तुम्हारे पास एक मेटल है और उसको साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी में डाल दिए, तो तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी बन जाएगा। लेकिन याद रखना तुम्हारा जो है मेटल जो ए जो होना चाहिए बच्चों, ये मेटल ए जो होना चाहिए ये इस मेटल बी से हायर रिएक्टिव होना चाहिए, जब उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी लात मार के हटाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट वाला तुमसे एग्जाम में इसीलिए पूछता है, आयरन आएगा तो वो तो कॉपर को हटा सकता है, ठीक है ना, लेकिन कॉपर आएगा वो आयरन को नहीं हटा सकता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, तो ये तुम्हारा आयरन है और ये तुम्हारा कॉपर है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जो है कम रिएक्टिव, तो ये जो है आयरन को लात मार के नहीं हटा सकता है, तो ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे इस रिएक्टिविटी सीरीज के भी इस पे बनते हैं। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग, ये जो है तुमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। सोडियम को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो है तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। इक्वेशन लिखना है, आयरन का स्टीम के साथ कर रहे हो, स्टीम मतलब H2O लिक्विड के साथ करा रहे हो, ठीक है ना। आयरन मतलब Fe प्लस H2O लिक्विड, क्या बनेगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा था FeOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। आ गया, कैल्शियम और पोटेशियम का तुमको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, ये सब करा सकते हो, ये टेबल वाला रिएक्शन कराते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है बच्चों तुम्हारा, इस केस में जो तुम्हारा मोस्ट आयरन, कॉपर है या फिर जिंक है या फिर सिल्वर है,
तो सिल्वर तुम्हारा जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जिंक होगा। तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को तुम लोग देख सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज को, तो जिंक तुम्हारा आयरन से ऊपर होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव कौन है तुम्हारा, लिखो जिंक। एनसीईआरटी खोलो, लिखो व्हाट वुड यू एब्जॉर्ब, बी को अगर तुम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डालोगे, बी कौन है, बी कौन है जी, अच्छा बी तुम्हारा कॉपर सल्फेट। बी कौन सा है तुम्हारा, व्हाट यू ऑब्जर्व इन इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से जो एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, ये बी तुम्हारा क्या है, इस बी तुम्हारा क्या है, कहीं पे तो दिया भी नहीं है, ठीक है ना। तो तुम रिएक्टिविटी जो है ए बी सी डी का तुम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारा जो है जिंक सबसे ज़्यादा होगा, जिंक तुम्हारा सी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सी के बाद तुम्हारा आयरन होगा, आयरन के बाद जो है तुम्हारा कॉपर होगा बी, उसके बाद जो होता है तुम्हारा सिल्वर होगा, सिल्वर कितना है डी, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया थर्ड का। ये जो हम लोग अगले जो है प्रैक्टिस सेशंस में जो इसको ले लेंगे, या अगले लेक्चर के साथ प्रैक्टिस सेशन आएगा। विच गैस प्रोड्यूस होगा, तुम डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करोगे रिएक्टिव मेटल के साथ, कौन सा हो रहा था तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस, खत्म। केमिकल रिएक्शन लिखना, जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 के पास साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4, आयरन जो है तुम्हारा चार्ज +2, तुम्हारा H2SO4, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा H+ और SO4, ठीक है ना, -2 में, तो ये जो माइनस वाला इसके साथ मिल जाएगा, तो ये FeSO4, तो तुम्हारा आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका प्लस और इसका माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। आ गया, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम लोग, जब जिंक को ऐड करोगे सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 में, सल्फेट में, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा आयरन 2 सल्फेट में किसको ऐड करोगे, जिंक को। जिंक को जब आयरन 2 सल्फेट में, ठीक है ना, तो तुम्हारा आयरन को लात मारेगा और कॉपर तुम्हारा जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो जिंक तुम्हारा आयरन से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा आयरन निकल जाएगा और तुम्हारा जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, सारा हम कर देंगे, तो तुमको क्या फ़ायदा है यहाँ पर बैठने का। आ गया, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को स्ट्रक्चर पूछना है, ठीक है ना, बोर्ड में पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th में पढ़े थे, नहीं पढ़े होगा तो कार्बन कंपाउंड में मैंने करा रखा है, ठीक है ना। सोडियम एटम जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में बच्चों, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, किस वजह से, और एक आपका कोई भी कटायन और एनायन का फॉर्मेशन क्यों कर रहा था, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये जो है हम लोग कार्बन कंपाउंड में कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग अपना खराब नहीं करना है। आ गया बच्चों, तो आप हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप ये सब देख लेना, सारा कार्बन कंपाउंड में कराया हुआ है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में। देखो अगर इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करना रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसी वजह से सोडियम के पास चार्ज कितना होता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट में पिछले शेल क्या है, ऑक्टेट में क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम के बगल वाले बाजू वाले में 8 है, इसमें तुम्हारे पास 2 है, 8 चाहिए होता है, 6 किस ले लेगा, 2 जो है दान कर देगा, 2 दान कर लेगा, तो इसलिए +2 चार्ज होता है। अल्मुनियम के पास 3 है, तो ये 3 डोनेट कर देगा बच्चों, यहाँ पे 8 है, 5 लेगा क्यों, तो +3 होता है। तो पोटेशियम भी जो है 1 डोनेट मार देगा, तो प्लस चार्ज होता है। कैल्शियम के पास 2 है, डोनेट मार देगा, प्लस चार्ज होता है 2। तो ऐसे ऐसे जो होता है, तो कैल्शियम जो हम लोग कार्बन कंपाउंड में सारी चीज़ को देखे थे, हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, और आयनिक बॉन्ड का जो है हम लोग को, आयनिक बॉन्ड का, पहले आयनिक बॉन्ड का जो है अंग्रेजी सुन लो तुम लोग। कंपाउंड जो फॉर्म होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन से एक मेटल से मेटल और नॉन मेटल के बीच में, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्या होता है वहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम में तुमको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बात एक ही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, किसके बीच में बनता है बच्चों आयनिक कंपाउंड, मेटल और तुम्हारा नॉन मेटल के बीच में बनता है।
ये दोनों स्ट्रक्चर तुम्हारे PYQ में बोर्ड के और आते रहता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास क्या है, सोडियम है और तुमको NaCl का बनाना है स्ट्रक्चर, किसका, NaCl का तुमको दिखाना है, ठीक है ना। तुम क्या किए, तुम क्या कर रहे थे इससे पहले, Na के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को आना चाहिए, NCERT में दिया है तो, ठीक है। वैलेंस शेल में इसके पास एक 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड बना रहे थे तो कार्बन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, लेकिन हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे थे तो हम लोग वहाँ पे 4 लिए थे, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का वहाँ पे हम लोग किए थे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करना है सोडियम के, देखो सोडियम कहाँ गया, सोडियम के पहले वाले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, 7 लेगा क्यों, वो डोनेट कर देगा, तो वहाँ के लेक्चर चाहिए और क्लियरिटी तुमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये सीधे इसको जो है उठा के, अरे यहाँ पे भी क्रॉस मारो, ये उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा बच्चों। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद, तो कुछ इस तरह का तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना, बोर्ड में पूछा हुआ है, PYQ। Na पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, और ये जो तुम क्रॉस क्रॉस से दिखाए थे यहाँ पे अपना ये जो है उठा के जो है रख देगा। इस तरफ तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे आओ, अगला जो स्ट्रक्चर तुमसे पूछेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछेगा। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों डोनेट कर दिया था तभी तो Mg2+ चार्ज हुआ था। और तुम्हारे पास क्लोरीन था, क्या था, क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन था। तो वहाँ पर इसी तरह 2 क्लोरीन थे, MgCl2 बनता है, क्लोरीन 2, ठीक है ना, MgCl2। तुमको बोर्ड में बोला कि MgCl2 का बनाइए, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तुमको मालूम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, 2 क्लोरीन आएगा। एक क्लोरीन के पास तुम 2 कैसे दे दो, 9 कैसे दोगे, तुम वॉयलेशन कर दोगे ऑक्टेट रूल का, ठीक है ना, उठा के दोनों इसको नहीं दे दोगे। तो एक और क्लोरीन इसके पास आएगा, जब रिएक्शन कर लियो तो अब तुमको मालूम होना चाहिए कि Mg2। इसी तरह जो है बच्चों, ये जो एक इसको दे देगा, कलर चेंज कर लो, तो यहाँ पे एक लाल आ जाएगा, ये इसको एक दे देगा तो यहाँ पे लाल आ जाएगा। जो फाइनल तुम्हारा बनेगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा, इसको लिख सकते हो Mg2+, ठीक है, और इस क्लोरीन के पास जो है यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो दो एक तरह का बना तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर को भेजा में एकदम याद रखना, बोर्ड में जो ये दोनों में से कोई एक आते रहता है। तुम्हारा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, ये भी जो है तुम्हारा डाटा जो है बोर्ड में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन जब कराएंगे हम लोग, करेंगे या फिर मैं कराऊंगा अभी इस लेक्चर के अगले लेक्चर में, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये आयनिक बॉन्ड के जो है बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों सॉलिड होता है, समवट हार्ड होता है बच्चों, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। और क्यों होते हैं बच्चों, वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, तुम्हारे मेटल के पास पॉजिटिव और नॉन मेटल के पास तुम्हारे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव का जो है चार्ज जो है जो बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, इस वजह से जो होता है ये हार्ड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कोई आयंस होते हैं बच्चों, और ये कंपाउंड जो है जनरली जो होता है ब्रिटल होता है बच्चों, और ब्रेक हो जाता है पीस में जब हाई प्रेशर जो हम लोग डालेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आयनिक कंपाउंड के पास, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो जो होता है हाई होता है, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बच्चों। इस क्योंकि आयनिक बॉन्ड बॉन्ड को जब तोड़ोगे तुमको एक अच्छा खासा अमाउंट तुमको जो है एनर्जी का देना पड़ेगा बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा हाई होता है, ठीक है। आगे सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों, तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड देखो यहाँ पे, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली तुम्हारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट। तो तुम्हारे केरोसिन पेट्रोल में जो होता है आयनिक कंपाउंड जो है तुम्हारे सॉल्युबल नहीं होता है, किस में होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तुम्हारा आयंस पे डिपेंड करता है, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो, आयंस होना चाहिए आपके पास, कटायन अनायन से कोई मतलब नहीं, उसके पास आयंस होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। तो उस पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेंस आयन, वाटर में आयंस, ठीक है ना। तो तुम कैथोड और एनोड वाला जब तुम पढ़ते होगे, जैसे वाटर में तुम्हारे पास NaCl है, ठीक है ना, NaCl, क्लोरीन एक नॉन मेटल, ये तुम्हारे पास एक मेटल है, ठीक है।
ये है तुम्हारे पास वाटर में, ठीक है ना। तुम कैथोड रे और एनोड रे जानते होगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है। ये पानी में टूट जाएगा Na+ और Cl-, ठीक है ना। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज और तुम्हारा एनोड जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब तुम बताओ, ये प्लस माइनस में, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास चला जाएगा एनोड के पास, और ये माइनस वाला जो है इस कैथोड के पास। तो एग्जामिनर अगर तुमसे कोई पूछता है सोडियम क्लोराइड तुमको दे दिया, ठीक है ना, आया PYQ है ये, और तुमको बोला कि एनोड के पास कौन जाएगा बच्चों, या तुम तोड़ के जब देखोगे तो एनोड के पास, एनोड खुद नेगेटिवली चार्ज है, इसके बाद पॉजिटिवली चार्ज वाला तुम डायरेक्ट आंसर कर दो, एनोड के पास कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह तुम्हारे पास कैथोड के पास कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, ठीक है ना। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, एनोड निगेटिवली चार्ज, निगेटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के साथ निगेटिव जाएगा, ये सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो। ये चारों तुमको आयनिक कंपाउंड का जो है, आयनिक कंपाउंड का जो है या फिर आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तुम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का बनाओगे बच्चों, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और तुम लोग शो करोगे फॉर्मेशन N2O का MgO2 का बाय ट्रांसफर ऑफ आयन का, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करोगे, ये सब बोर्ड में तुमसे पूछा जाएगा। वाई आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड में आयंस क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये करके देखना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सर्च मार लेना। अच्छा, वन ही में, ठीक है ना, वन ही में आयंस इन कंपाउंड में क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाई डू आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है ना। इंटर आयनिक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसमें, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में तुम्हारा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ऊपर यहीं पे आंसर दिया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो आंसर है ये चेक दोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा खत्म। अगले लेक्चर में जो ऑकुरेंस ऑफ मेटल, तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और वो पढ़ेंगे हम लोग, और करोजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सारे जो है एनसीईआरटी के इंटेक क्वेश्चन भी कर लिए, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह अगले लेक्चर में भी इंटेक क्वेश्चन करके एक्सरसाइज क्वेश्चन और PYQ करेंगे, और एक अलग से भी हमारा PYQ जो है सेशन आएगा, ठीक है ना, वो आना ही है, ठीक है। साथ में भी कराएंगे और एक अलग से भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ठीक है, तो आपका 2 चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा केमिस्ट्री का, और आपका बायो समाप्त है। फिजिक्स का जो है 4 चैप्टर, एक चैप्टर तो तुच्छा शायद तुम्हारा वो जो ह्यूमन आई है, तो वो तो रटने वाला है, ठीक है ना। उसी के लिए टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ गए होंगे, ठीक है ना, ये PDF भी आपको वहाँ मिल जाए। तो वहाँ पे एक जो है माई CBSE गाइड नाम का जो एक तुम्हारा क्या है संस्था है, ठीक है, वहाँ पे जो है रिवीजन नोट्स आते हैं बच्चों। तो वैसे भी एनसीईआरटी जब खोलोगे तुम उस चैप्टर का, तो वहाँ पे तुमको जो है लाइन सी मिलेंगी, क्वेश्चन सी मिलेंगे, तो वहाँ से भी तुम लोग डाउनलोड करके जो है याद कर सकते हो वही सब क्वेश्चन जो तुमको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों हम लोग, कब मिलते हैं हम लोग, फ्राइडे को या फिर सैटरडे को, इसके दूसरे लेक्चर के साथ, ठीक है ना। तब तक बच्चों खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन बैंक से, और जो है सवाल का सैम्पल पेपर बनाते रहो। मिलते हैं।